नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ कि कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी में आप सब सुरक्षित होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कंपनी विधि में, वह है कंपनियों का वर्गीकरण। कंपनियों का कितनी प्रकार की होती हैं? कुछ सीमित कंपनी होती हैं, असीमित कंपनी होती हैं, अंशों द्वारा विभाजित कंपनी होती हैं, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, भिन्न-भिन्न प्रकार की कंपनियाँ होती हैं। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है। कंपनी किसे कहते हैं और साझेदारी किसे कहते हैं, और इसके लिए हमें ये देखना है कि कंपनी में कंपनी के सदस्यों से कंपनी का अस्तित्व पूर्णतया पृथक रहता है, अलग रहता है, सोलोमन बनाम सोलोमनवाद। और उसी तरह साझेदारी में साझेदार और फर्म, जो साझेदारी फर्म होती है, उनका अस्तित्व अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। इसी तरह आपके कंपनी के अंशधारियों का दायित्व सीमित रहता है, अंशों तक ही सीमित रहता है, जबकि साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व सीमित नहीं रहता, वह साझेदारी तक पूर्णतया रहता है। कंपनी को वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त होने के कारण वह संपत्ति का विनियोग स्वयं के नाम से कर सकती है, लेकिन साझेदारी फर्म संपत्ति का विनियोग स्वयं के नाम से नहीं कर सकती। कंपनी के अंशधारी सदस्य अपनी कंपनी से अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के अंशधारी सदस्य, लेकिन साझेदार अपनी फर्म से किसी प्रकार का अनुबंध नहीं कर सकते। इसी प्रकार कंपनी का परिसमापन केवल विधि के उपबंधों के अनुसार ही किया जाता है, लेकिन साझेदारी फर्म साझेदारों की आपसी सहमति से समाप्त हो जाती है। इसी तरह कंपनी के किसी अंशधारी की मृत्यु या दिवालिया हो जाने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अस्तित्व स्थायी होता है, वह उसके उत्तराधिकारियों तक न्यागमित हो जाता है। लेकिन साझेदारों में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो वह साझेदारी फर्म का समाप्त हो जाता है, समापन हो जाता है। अब आता है आपके कंपनियों के विभिन्न प्रकार। देखिए, कंपनी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कंपनी है सम्राटीय राजपत्र या निगमित कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो शासन द्वारा राजपत्र या गजट नोटिफिकेशन से निकाली गई हैं और स्थापित की गई हैं, वह इस कंपनी की श्रेणी में आती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में हमारे पास इंडिया में आई थी कंपनी व्यापार करने के लिए, वह इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा, संसद के विशेष अधिनियमों के अधीन निगमित कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम या कानून के अधीन कोई कंपनी का गठन किया गया, जैसे कि जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, सो एंड सो। इस प्रकार की कंपनियों का निर्माण संसद द्वारा किसी अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रावधान के लिए किया गया है, इसलिए ये इस प्रकार की श्रेणी में आती है। और तीसरा है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो भारतीय ये जो कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत एक नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार से निगमित करवाई गई हो, वह इसमें श्रेणी में आती हैं। जैसे कि हमारी किसी भी प्रकार की जो हम व्यापार करने के लिए जो कंपनी बनाते हैं, मुकेश अंबानी की कंपनी है, हमारी कंपनी है, किसी भी प्रकार की जो कंपनी है, उसमें इस कंपनी के सीमा नियम, कंपनी के अंतर नियम, रजिस्ट्रार की भूमिका और फॉर्मेलिटीज़, जो जितनी भी प्रकार की औपचारिकताएं होती हैं, उनको स्टेप बाई स्टेप कंपनी अधिनियमों के अनुरूप करके और उसके बाद में स्थापित की जाती हैं। इसी तरह आपके आता है असीमित कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी जिसको बोलते हैं। ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा गया है, वह असीमित कंपनी कहलाती है, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी में और उसी प्रकार कंपनी द्वारा सीमित कंपनी होती है, अंशधारियों द्वारा सीमित कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनको उनके अंशों तक सीमित कर दिया जाता है, बाउंड कर दिया जाता है, वह असीमित कंपनी, अंशधारी द्वारा सीमित कंपनी हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, ऐसी कंपनी, ये कंपनी व्यापार के करने के उद्देश्य से नहीं होती है। ये कंपनी कला, व्यापार, दान, धर्म, इन उद्देश्य से भी हो सकती है।
और इसमें परिसमापन पर ही दायित्व उत्पन्न होता है, उससे पूर्व नहीं। इसी प्रकार आपके एकल व्यक्ति की कंपनी देखिए, एकल व्यक्ति कंपनी किसे कहते हैं? जिस कंपनी में एक ही व्यक्ति हो वह भी मान्यता प्राप्त है। कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व एकमात्र कंपनी का विधितः कोई वैधानिक स्थान नहीं था, लेकिन अब कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन होने के बाद में ये स्पष्टली कर दिया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा स्थापित और निगमित कंपनी भी मान्य कंपनी है। इसी तरह प्राइवेट कंपनी देखिए, प्राइवेट कंपनी इसमें सबसे पहले है कि कंपनी को अंशों के अंतरण पर पूर्णतया प्रतिबंध रखती है, यानी अपने अंशों का ट्रांसफ़र नहीं करती, अंतरण नहीं करती। और दूसरा, अपनी सदस्य संख्या 200 तक सीमित रखती है। 200 से कम सदस्य हो और जो है अपने अंशों का अंतरण पर प्रतिबंध रखती है, वह प्राइवेट कंपनी कहलाती है। और इसी तरह हम प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी जो होती है वह होती है 200 से अधिक सदस्य और अंशों के अंतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं, वह सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। देखिए, प्राइवेट कंपनी द्वारा उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर प्राइवेट कंपनी के रूप में उसको सुविधाओं को समाप्त कर दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी के लाभ, प्राइवेट कंपनी का सबसे बड़ा लाभ है कि स्थापना होते ही व्यापार तुरंत शुरू कर देती है, उसके लिए और कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। प्राइवेट कंपनी निर्माण के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 2 ही है और अधिकतम जो है वह 200 है। इसी तरह विवरण पत्रिका संबंधी उपबंधों से मुक्त रखा गया है इसे। प्राइवेट कंपनी को निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में अनेक सुविधाएं प्राप्त हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए संवैधानिक सभाओं का आयोजन करना आवश्यक नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अपने नए अंशों को निर्गमन बाहरी व्यक्तियों को कर सकती है। इस प्रकार प्राइवेट कंपनी के कुछ विशेष लाभ होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक इतना ही। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सार्वजनिक कंपनी। आप इसका नोट्स बना के और तैयार करें। यदि किसी को कोई और डाउट है तो मुझसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।